हाँ भाई, राम राम। बहुत बड़ी खुशखबरी है, नोटिफिकेशन आप सबने देख ही लिया होगा। कल मैंने वीडियो भी बनाई थी, 2-3 दिन पहले भी MPHW पे वीडियो बनाई थी। मैंने बताया था नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है। अपनी तैयारी रखें, डिप्लोमा डिग्री जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो अपनी मजबूत रखें और एक बेस्ट इंस्टीट्यूट से रखें, ताकि इनवैलिड ना हो आपके पास डॉक्यूमेंट जितने भी हैं। तो वही बात हुई आज, अभी शाम को थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और जो फॉर्म की डेट रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट रहेगी 9 फरवरी रहेगी। क्लोजिंग क्या रहेगी? क्लोजिंग रहेगी 23 फरवरी, और 23 फरवरी 2026 रहेगी। ये लगा के चलो, समय बिल्कुल कम है। और 9 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है। और जो MPHW मेल की मैंने बोला था, पिछली बार तो नहीं आई और बोल रहा था मैं अब की बार आएंगी, तो वही हुआ भाई, अब की बार आई। अपने सूत्र कमजोर नहीं है, जो बात बोलते हैं वही होती है, वही करके दिखाते हैं। तो ओपनिंग डेट रहेगी भाई 9 तारीख और क्लोजिंग डेट रहेगी 23 तारीख। तो अभी दिखाते हैं सिलेबस क्या क्या आएगा, कैसे तैयारी करनी है, एज रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। काम की चीज़ें देखते हैं जो अपने काम की है। बड़े स्केल पे भर्ती है। और पिछली बार तो MPHW जो मेल वाली थी, कमी रह गई थी उसमें। पूरा बायोडाटा है, क्वालिफिकेशन पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन दी हुई है। हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। एज कितनी है? 18 से 42। एज कितनी दी हुई है? 18 से 42 दी हुई है। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो अलग कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए रहेगी 18 से 42 रहेगी। और हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन रहेगा। MPHW जो फीमेल की रहेंगी 20, MPHW फीमेल की 595, और जो मेल की रहेंगी 700, तकरीबन तकरीबन 700। तो यही मैंने पिछली वीडियो में बोला था, 1300 से लेकर 1500 तक की पोस्टें आ सकती हैं। 1000-1500 पोस्टें अब की बार आराम से आएंगी। आप अपनी तैयारी करें, अपने सब्जेक्टों पे फोकस करें, पकड़ बना के रखें और मेहनत जारी रखें। 2026 है, मैं कई बार बता चुका हूं पहले भी, जो 2026 की साल रहेगी, हरियाणा में नौकरियों की भरमार रहेगी। बारिश होगी सरकारी नौकरियों की हरियाणा में, हर एक डिपार्टमेंट में। पिछली बार वैकेंसी आई कितनी है, खाली कितनी गई है उनमें से? बच्चों के पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है वैलिड, तो वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए तो बार बार बोल ही रहे हैं। कंपटीशन इनमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास डिग्री या जो डिप्लोमा है वो सॉलिड होना चाहिए आपके पास। कंपटीशन ना के बराबर है इन नौकरियों में। तो ये है MPHW मेल और फीमेल वाली। मेल पे ज़्यादा फोकस था क्योंकि मेल की पिछली बार आई नहीं थी, तो मेल की रहेंगी 700। और क्वालिफिकेशन इनसे MPHW में क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? 2 ईयर का डिप्लोमा होता है इसमें MPHW में, तो वो डिप्लोमा वैलिड रहेगा इसमें MPHW में। और 10+2 इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ANM ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये कंडीशन रहेगी, रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो ये इस तरीके से रहेगा। 10+2 इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग, रेगुलर कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो ये MPHW होता है, इसका पर्पज़ क्या होता है वैसे? गवर्नमेंट जब MPHW भर्ती यहाँ करती है, इनको नियुक्त करती है इन डॉक्टरों को, तो इनका बेसिक पर्पज़ क्या होता है? तो जो हेल्थ रिलेटेड सेक्टर है, अपना हेल्थ का सेक्टर है, इसमें जो बेसिक नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचानी है। जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे टीकाकरण की हो गया, घर घर जाके टीकाकरण करना, तो ये MPHW में आती है। मल्टीपल पर्पज हेल्थ वर्कर। स्टाफ नर्स की रही भाई, स्टाफ नर्स की भी बोला था मैंने 20, और नर्स 296, नर्स की फिर 1475, और सिस्टर ट्यूटर की 12। क्वालिफिकेशन वही रहेगी इनसे रिलेटेड, BSc ऑनर्स नर्सिंग और BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद मिडवाइफ ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। और A ग्रेड नर्स विद मिडवाइफरी ट्रेनिंग रजिस्टर्ड विद द हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, और BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग और
ऐसी पोस्ट बेसिक नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। और कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी? रेडियोग्राफर की रहेंगी भाई 99-32 रेडियोग्राफर की हैं, स्टाफ नर्स की हैं, MPHW की हैं। हर एक फील्ड में, हर एक डिपार्टमेंट में तो वैकेंसी निकली है, हर तरीके की तो वैकेंसी अब की बार आ रही है। आप बस अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। डॉक्यूमेंट यही रहेंगे, इससे रिलेटेड PDF अटैच कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे देंगे क्लासेस का। डाइटिशियन की है, पिछली बार एक बच्चा था जो मेरे से पढ़ता था, डाइटिशियन से MSc की हुई थी, उन्होंने MSc की थी, पिछली बार बच्चे ही नहीं मिल रहे थे इनको। इन कोर्सों का किसी को पता ही नहीं होता, डाइटिशियन हो गया, ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं इनका पता ही नहीं होता। तो ये पोस्टें निकल काफ़ी समय बाद आई डाइटिशियन की, वैसे जो पिछली CET के थ्रू डाइटिशियन की आई थी वो काफ़ी समय बाद आई थी डाइटिशियन की। और जिन बच्चों के पास था कट ऑफ बिल्कुल नाम मात्र थी, CET क्वालिफाई होना चाहिए, कंपटीशन बिल्कुल टफ था ही नहीं, बिल्कुल आसान कंपटीशन था। तो ऐसी पोस्टों की तैयारी किया करो जहाँ पे टफ कंपटीशन होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे चांसेस कम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। और यहाँ पे जहाँ ना के बराबर है कंपटीशन, यहाँ पे किसी का फोकस ही नहीं है बिल्कुल भी, भेड़ चाल जलते हैं सभी। क्वालिफिकेशन में MSc डाइटिशियस और BSc होम साइंस एंड डिप्लोमा इन डाइटिशियन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। तो सबसे अच्छी जॉब है डाइटिशियन की, सबसे अच्छी। आगे फ्यूचर भी इसका ज़्यादा है क्योंकि फोकस हेल्थ पे रहेगा, हेल्थ सेक्टर है जो अपना, वो ग्राफ बिल्कुल गिरता जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कहाँ पे रहेगा? हेल्थ सेक्टर पे रहेगा। और डाइटिशियन की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती ही होती है। फॉरेस्ट गार्ड वाली बताई थी, कितनी वैकेंसी आई है? 779 वैकेंसी आई है फॉरेस्ट गार्ड का भी, 2-3 दिन से मैं बोल रहा था। रिक्वायरमेंट इसमें फिजिकल मेजरमेंट वाली क्या रहेगी? हाइट 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर रहेगी, फीमेल में 155 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट अनएक्सपेंडेड बिना फुलाव के साथ 79 सेंटीमीटर रहेगी, और चेस्ट एक्सपेंडेड फुलाव के साथ चेस्ट रहेगी, वो कितनी रहेगी? 84 सेंटीमीटर रहेगी। और जो आपका रनिंग है, वॉकिंग बोल लो, रनिंग बोल लो, वो कितना रहेगा? 25 किलोमीटर रहेगा 4 हावर में। समय दोनों में सेम मिलेगा, मेल वाली में फीमेल वाली में समय दोनों में सेम है, लेकिन डिस्टेंस का फर्क है। डिस्टेंस इसमें कितना रहेगा? 14 किलोमीटर रहेगा, इसमें कितना रहेगा? 25 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा, 4 हावर में रहेगा। और जो कट ऑफ की बात करें अगर इस पोस्ट की, तो जो ऊपर की CET की जो क्रीमी लेयर है, अगर 75 के आसपास मान ले, 75 से ऊपर ऊपर अगर हम मान के चले, तो उनका नंबर इसमें आराम से आएगा बिल्कुल। और इसमें ये लगा लो ASI के पद की जॉब होती है, ASI जैसे पद वाली जॉब होती है इसमें। ये प्रमोशन भी होते हैं, 8-7 साल बाद इसमें प्रमोशन हो जाता है। जूनियर इंजीनियर की है, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर की है, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल। कितनी कितनी रहेंगी? 6 रहेगी, 15 रहेगी, 8 रहेगी, 23 रहेगी, 5 रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर की कितनी रहेंगी? 8 रहेंगी। जनरल में कितनी कैटेगरी, कितनी पोस्ट आएंगी? 3 आएंगी। और जूनियर इंजीनियर में 1 आएगी। और डिग्री क्या होना चाहिए? 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय द स्टेट बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा और एनी अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर इन civic from any recognized university approved by the University Grant Commission, All India Council for Technical Education of Associate Membership Examination of the Institute of Engineers। तो ये रहेंगी भाई क्वालिफिकेशन, जो है तीनों पार्ट रहेंगे, 13, 14, 15, 16, ये तीनों क्वालिफिकेशन के रहेंगे। कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके, 9 फरवरी से। हॉर्टिकल्चर में भी है, 16 पोस्टें रहेंगी हॉर्टिकल्चर में। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की कितनी रहेंगी? 73 रहेंगी। और हॉर्टिकल्चर में जूनियर इंजीनियर की कितनी रहेगी? 1 पोस्ट रहेगी। और जनरल की ही 1 पोस्ट रहेगी। और 3 पोस्टें दोबारा से हैं, और जनरल की 3 रहेंगी। क्वालिफिकेशन वही BSc एग्रीकल्चर, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी? BSc एग्रीकल्चर रहेगी, और उसमें BTech वाली रहती है। इसमें BSc एग्रीकल्चर की है प्रेफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा। BSc एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल एज मेन सब्जेक्ट और मेट्रिकुलेट विद डिप्लोमा इन गार्डनिंग विद
8 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉर्टिकल्चर वर्क, 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। तो ये जॉब भी बेस्ट जॉब होती है भाई, बहुत ज़्यादा बेस्ट। अगर कोई रिलेटिव लगा हुआ है तो उनसे कभी पूछ के देखना, बहुत अच्छी जॉब होती है, मालदार जॉब होती है। प्लांट अटेंडेंट की रहेगी भाई 10 पोस्ट रहेंगी, टेक्निकल की कितनी 7 रहेंगी, टेक्नीशियन की 7 पोस्ट रहेंगी, जनरल की 4 रहेंगी, लीगल असिस्टेंट की कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी, और 2 फिर हैं लीगल असिस्टेंट, 2 फिर क्वालिफिकेशन एलएलबी डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर प्रैक्टिस एज ए एडवोकेट, 3 साल आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए एडवोकेट की, और एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए किसी अच्छी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन रहेगी। लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिग्री इन लॉ। सिलेबस देखते हैं क्या कुछ रहेगा, ये वही डिप्लोमा कोर्सेज रहेंगे, क्या क्या है। तो ये है सिलेबस ग्रुप 1 के लिए भाई, वही मैंने बताया था कल परसों वाली वीडियो में, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सब्जेक्ट है ना, जो जिस भी एग्ज़ाम या जिस पोस्ट के लिए आप एक फॉर्म को फिल कर रहे हो, उस पोस्ट में जो सब्जेक्ट मेन है उसका 70% वेटेज रहेगा, उसका वेटेज कितना रहेगा, 70% वेटेज उसी का रहेगा बिल्कुल से। और कंप्यूटर का 10% रहेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट और कल्चर। 20% में तो ये आ गए, 10% में आपका कंप्यूटर आ गया। और अकेला जो सब्जेक्ट है, अकेला सब्जेक्ट जो ज़्यादा आया है वो है 70% है, वो पोस्ट से रिलेटेड रहेगा। आप कौन सी पोस्ट करना चाहते हैं, किस चीज़ से आपने डिग्री की हुई है, आपके पास कौन से डिप्लोमे, तो उससे रिलेटेड कितना रहेगा, 70% रहेगा भाई, वो 10% कंप्यूटर का रहेगा और 20% ओवरऑल आ जाएगा इसमें। ये एक एक चीज़ इन्होंने दी हुई है, कौन कौन से सेक्टर से कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 के लिए क्या सिलेबस रहेगा, ग्रुप 2 में भी वही बात आ गई, 20% में ओवरऑल रहेगा, 10% में कंप्यूटर रहेगा, 70% में आपका जो 70% की बात रहे वो मेन सब्जेक्ट रहेगा, मेन स्ट्रीम रहेगा आपका, पोस्ट से रिलेटेड रहेगा। कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, वही 70-10-20, यही रेशो रहेगा, 100 वाला रेशो होएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और 100 ही मार्क्स के होंगे आपके, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तैयारी अपनी खींच के चलो, ये साल खाली नहीं जाना चाहिए। ग्रुप 3 के लिए भी यही रहेगा, हर ग्रुप के लिए बच्चे यही सिलेबस है, हर ग्रुप के लिए यही सिलेबस रहेगा। 10% में कंप्यूटर आएगा, 20 में ओवरऑल जो सब्जेक्ट हम करते हैं डेली बेसिस पे और एग्जाम की तैयारी करते हुए भी ये 20% हम करते ही हैं, तो टच में तो इनके रहते ही हैं। और जो 70% वो सब्जेक्ट रहेगा, मेन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होगा पोस्ट से रिलेटेड, 70% आपका वही सब्जेक्ट रहेगा। ग्रुप 4 में भी वही रहेगा, 70, 10 और 20, यही। ग्रुप 5 रहेगा, ग्रुप 5 में भी यही चीज़ रहेंगी। न्यूट्रिशन साइंस आ गया, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स है, जो कुछ भी है, माल न्यूट्रिशन ये टर्म होती है, जो कुछ भी प्रोटीन से रिलेटेड, विटामिन, मिनरल, जो अपनी बॉडी में जो जो पोर्शन ज़्यादा होता है किस तरीके से होता है, क्या कुछ अपनी बॉडी से रिलेटेड, ये सभी सब्जेक्ट वही रहेंगे जो आपको बताए गए हैं। इसमें रीजनिंग आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, साइंस आएगा। इसमें क्या ऐड हो गया, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री, ये ऐड हो गया। 20% में रहेगा, 20 से ज़्यादा नहीं रहेगा। और 10% में कंप्यूटर आएगा। तो कंप्यूटर पे और बात करें हम, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है, इस पे पकड़ मजबूत रखें। अगर आपकी सब्जेक्ट पे भी है तो भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम। सॉरी भाई, सॉरी।
और डाइटिशियन वाली जो पोस्ट मैंने बताई थी ना, बिल्कुल एक नंबर की पोस्ट है, बिल्कुल अच्छी तरीके की पोस्ट है और आगे फ्यूचर भी है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पे लोग कंसर्न कर रहे हैं, लोगों का प्रभाव पड़ रहा है हेल्थ पे बुरा, तो लोग उससे निकलने के लिए अच्छी तरीके की डाइट फॉलो करना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर में तो बिल्कुल आगे ऑफर ही ऑफर हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे फायर का हो गया, पिछली बार खाली ही गई है एक किस्म से भर्ती, कितने बच्चे लगे हैं, अभी भी केस चल रहा है। डिप्लोमा इनवैलिड था, कंडक्टर ड्राइवर वाली हो गई, वो भी अब की बार ऐसे ही जाएंगी, कट ऑफ बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बहुत सारी पोस्टें हैं, और ये डाइटिशियन MPHW ये भी ऐसे ही पोस्टें हैं, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता इन पोस्टों में। ग्रुप 7 के लिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस वही आ गया, तो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वही रहेगा, 70, 10 और 20 का यही रेशो रहेगा। एज रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, एज रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी 18 से 42 रहेगी, 18 से 42 आपकी एज रिक्वायरमेंट है। और अदर अदर कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, अदर कैटेगरी जितने भी हैं उनमें एज रिलैक्सेशन भी है। और जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन आज ही आया है और फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 9 तारीख से, और क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, 23 तारीख रहेगी। और नोटिफिकेशन 6 तारीख यानी कि 6 फरवरी, आज के दिन ही अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया है, तो टाइम बिल्कुल कम है। जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, जो भी पोस्ट आपको पसंद है, जो भी ड्रीम पोस्ट है आपकी, जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, मन लगा के बिल्कुल जोर से, बिल्कुल गायब होके हर कहीं से पूरे फोकस के साथ तैयारी करें। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, अगर आप फोकस करो और आपके समझ में वो ना आए, पहले थ्योरी करो, फिर उसके MCQ लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। प्रीवियस ईयर तो रामबाण बोलते हैं इनको, दो प्रीवियस ईयर को दो। अगर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से हो गए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। और कला ही क्या होती है बच्चे में, 2 ही 3 कला होती है। अगर एग्जाम क्रैक करना तो डिसिप्लिन का पक्का होना चाहिए, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं आप। और मेहनत भी कौन सी, स्मार्ट वर्क बोलते हैं, स्मार्ट वर्क करो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, ये चीज़ें अगर आपकी पकड़ हो गई अपने सब्जेक्ट पे कि मुझे क्या करना है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, एग्जामिनर के दिमाग के साथ अगर आपको खेलना आ गया तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए बड़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें ध्यान रखो भाई। 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 23 तारीख तक है, और आज नोटिफिकेशन आया है। अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो, अपडेटेड डॉक्यूमेंट रखो अपने। अगर किसी भी तरीके की समस्या आती है तो टीचर से कंसल्ट करो, और कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीज़ों को, जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को सिंपल रखना। अगर चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उस जंजाल से निकल ही नहीं पाओगे। एक सब्जेक्ट से रिलेटेड 1 या 2 किताब रखो, ज़्यादा किताब मत परचेज करो। अगर ज़्यादा किताब लोगे, अलग अलग राइटर की, अलग अलग ऑथर की अगर आप किताबें ज़्यादा लोगे तो कन्फ्यूजन होगा। एक ही किताब को आपने कितनी बार पढ़ा है, किताबें खुद बोलती हैं, तीसरी या चौथी 5वीं बार आप रिवाइज करते हैं बुक को तो वो खुद बोलती है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, उसको समझना आना चाहिए। तो एक ही किताब को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करो। डाटा देखो पिछले ईयर्स का, कहाँ से मेन पोर्शन बनता है, क्या बनता है, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं अपडेटेड रखो। अंडरटेकिंग भी फॉर्म भरने के बाद सबमिट करा देना, वरना फॉर्म आपका सबमिट नहीं माना जाएगा। एज 18 से 42 रहेगी। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है बच्चों, आप कमज़ोर नहीं हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। बस 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और स्मार्ट वर्क होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें अगर आपको एक बार ज़िंदगी में त्याग करना आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। थोड़े ही समय के लिए त्याग करो, जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, आपको जो चीज़ें पढ़ाई में पढ़ने नहीं दे रही उन चीज़ों को थोड़ा दूर करो, साइड करना सीखो, फोकस करो। फोकस कितना आपका, पकड़ कितनी है सब्जेक्ट पे, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, कहाँ पे मार्क्स कटते हैं, ये चीज़ें देखो। और इन चीज़ों को देख के ही अपने आप में सुधार किया जाएगा। 100 का 100 यहाँ पे कोई नहीं होता, इंसान है, चीज़ें सीखता है, देखता है, गलतियाँ करता है, फिर सीखता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2026 रहेगा वो आप सबके लिए रहेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे वो तभी रहेगा। फोकस नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो आप इस बार फ़ायदा नहीं उठा पाओगे।
2026 का जो साल है भरमार है नौकरियों के लिए, बिल्कुल भरमार 26 का साल रहेगा जो ये। तो करो भाई तैयारी, 9 से 23 डेट रहेगी, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से, करो तैयारी।